हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है दोस्तों, आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। सेकंड ग्रेड मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक दोस्तों जो है आपके नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। प्लेन ज्योमेट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ एलजेब्रा हमने स्टार्ट कर दिया था। एलजेब्रा के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स जो है आप लोगों के कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक, वो भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हार्मोनिक को भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसके साथ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आप लोगों को जैसा कि पता है मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर करते हैं शुरुआत, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि एपी जो है वो होता क्या है, और एपी के अंदर आने वाले यूज़फुल कुछ टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे कि ये होती क्या क्या है। देखिए दोस्तों, एपी का मतलब होता है कि आपके पास में कोई एक सीक्वेंस दे दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? एक सीक्वेंस दे दी जाएगी, और उस सीक्वेंस के अंदर अगर हम देखेंगे कि दो कोई भी कॉन्जुगेटिव जो टर्म्स होगी उनका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। एपी का मतलब होता है इफ difference of any two consecutive terms of a sequence is constant throughout the sequence, then sequence is known as AP, arithmetic progression, and this difference, मैं अभी सब कुछ समझाऊंगा, आपको केवल अभी नोट डाउन करना है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, if T1, T2, T3 up to Tn and so on, then T2 minus T1, T3 minus T2 up to Tn minus Tn minus 1, ये सब क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस कहलाएंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। देन T1, ये सब क्या है कि इक्वल चलेंगे, ये ठीक है, इक्वल साइन है। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, ये इक्वल कहाँ तक चलता रहेगा? Tn माइनस 1 तक, यानी कि लास्ट टर्म का सेकेंड लास्ट टर्म से डिफरेंस। देन T1, T2, T3 अप टू Tn आर said
टू फॉर्म AP। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो लिखा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास में कोई एक सीक्वेंस दे दिया गया T1 T2 T3 Tn तक का एक सीक्वेंस है सपोज करिए। ठीक, उस सीक्वेंस के अंदर क्या होगा कि आप कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार में से, यानी T2 और T3, T3 और T4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से आप क्या करेंगे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उठाएंगे और उनका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा पूरी की पूरी सीक्वेंस के लिए थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट आएगा। यानी आप चाहे T2 माइनस T1 करो, चाहे T2 माइनस T3 करो, चाहे T4 माइनस T3 करो, चाहे आप Tn माइनस Tn माइनस 1 तक करिए, सभी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स डिफरेंस होगा। और उस फिक्स डिफरेंस को या उस कांस्टेंट डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। और अगर ऐसा है तो आप T1 T2 T3 T4 Tn तक का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसीलिए लिखा देन T2 T3 T4 अप टू Tn आर सेड टू फॉर्म AP। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे कि, और देखिए ये तो हुआ डिफरेंस के बेस पर, अब हम AP को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसकी जो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे ही किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड एप्रिएशन क्या होगा, वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। तो आप लोग लिखेंगे कि इफ फर्स्ट टर्म यानी पहला पद ऑफ AP, पहला पद जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख रहे हैं उसका पहला पद क्या हो, ऑफ AP इज A, क्या हो, A हो, एंड कॉमन डिफरेंस is small d, then standard appearance या कहें फिर, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड एप्रियंस का मतलब भी यही हुआ कि स्टैंडर्ड ऐसा दिखेगा ही। ठीक है, मतलब ऐसी दिखेगी आपको एक AP, appearance ऑफ AP विल बी, तो वो क्या होगी, A, इसको मैं वाइट पेन से लिख देता हूं तो आपको दिखाई देगा, A + D, A + 2D, A + 3D अप टू AN + ND। समझ में आ गई बात? तो एक AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैंने आप लोगों के सामने लिखकर बता दिया है। क्या होता है, A + D, A + 2D, A + 3D अप टू AN + ND तक। समझ में आ गई बात? अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं नोट करवा रहा हूँ जो आपके फॉर्मूलाज है जो कि आगे काम आने वाले हैं। ठीक, तो आप नोट डाल करके लिख सकते हैं। नोट करके पहला पॉइंट आप लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP, यानी कि किसी भी AP का nवां पद क्या होगा, तो वो होगा AN = A + n-1D। अब ये AN का मतलब A है नहीं, रिप्रेजेंट करो ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको TN भी लिख सकते हो, PN भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? तो nth टर्म ऑफ AP क्या होगा, A + n-1 × D। समझ में आ गई बात? यानी अंतिम पद जो होगा AP का वो आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे A + n-1 × D। समझ में आ गई बात? ठीक है।
सेकेंड आपको पॉइंट लिखना है कि सम ऑफ n terms of an AP, यानी कि अगर आप लोगों से AP के जो n पद है उनका योग पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, Sn क्या हो जाएगा दोस्तों? तो S इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ गई बात? तो Sn क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट में ही लिखवा रहा हूँ ना, उसके बाद में थ्योरी इसकी कंप्लीट है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। चलिए, थर्ड आप इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं कि nth टर्म इज लास्ट टर्म ऑफ AP। आप लोग जानते हैं, ये मैंने बच्चे बता दिया, nth टर्म का मतलब है अंतिम पद, ठीक। और आप इसको Tn, An, L कुछ भी आपके अच्छा से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप अगर है जो इस फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ हम Sn इज इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an। यही है थर्ड पॉइंट। Sn इक्वल टू a प्लस al, यानी प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ेंगे और इंटू में कर देंगे n/2। समझ में आई बात? देखो इसको लिख सकते हैं, यानी कैसे? तो 2a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू d। a को अलग रखा और ये a प्लस n-1 इंटू d क्या हो गया? an। तो ये an पुट कर दिया। तो ये थर्ड पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपके काम का है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपका दोस्तों d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग AP होगी, यानी कि बढ़ रही होगी। टर्म्स जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होगी, पहली छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक। तो इंक्रीजिंग AP। अगर आपका d लेस देन 0 है, यानी कि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है? लेस देन 0 नेगेटिव है, तो ये क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। तो आप लिख देंगे डिक्रीजिंग AP। समझ में आ गई बात? ठीक है। और अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि डिफरेंस जो है वो क्या आ जाए? 0 हो जाए, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट AP। और ये कब बनेगी? जब आपकी सभी टर्म्स सेम हो, यानी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 या फिर 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 ऐसी जो AP होगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि ऑल टर्म्स आर इक्वल। सभी टर्म्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो AP भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक AP होगी जो डिक्रीजिंग होगी, एक होगी जो इंक्रीजिंग होगी, और एक क्या होगी? कांस्टेंट AP भी कह सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर देगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई भी 3 टर्म्स जो है AP की लिखिए, तो 3 टर्म्स इन AP, ये अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी 3 पद जो AP में है तो आप उनको लिखेंगे, तो आप वो 3 पद ये वाले लिखिएगा तो आपका आंसर जल्दी आएगा। A माइनस D, A और A प्लस D। ये एक ट्रिक है, ठीक है। ये कोई रूल वूल कहीं पे कुछ नहीं है, ये आपके लिए एक ट्रिक है कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप 3 पद लिखिए AP में, तो आप ये वाला लिखना, A माइनस D, A प्लस D, ठीक है। तो आपका जल्दी सॉल्व होगा। कैसे होगा वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा आपको। अगर आपसे कहा जाए 4 टर्म्स इन AP, यानी कि आपको AP में अगर आपसे कहा जाए 4 पद लिखिए, तो आप 4 पद ये लिखना, A माइनस 3D,
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर आप लोगों से कहा जाए 5 टर्म्स लिखिए, क्या 5 टर्म्स इन एपी, यानी 5 पद अगर आप लोगों को एपी में लिखने को कहा जाए तो आप लिखेंगे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। ये पांचों पद किस में कहलाएंगे? आपके एपी में कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों को ऐसे लिखने आने चाहिए, ये याद होंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली ही और जल्दी सॉल्व होगा। ये मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को अभी आगे आगे दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6th पॉइंट आप लिखेंगे और 6 पॉइंट है A1, A2, A3, AN तक आपके AP है मान लो, उसका कॉमन डिफरेंस है D। अब मैंने क्या करा, इस AP में कोई एक पद के कांस्टेंट कोई पद था या इस AP दे रखी थी, उसमें मैंने दो सब पद में जोड़ दिया, तो उसका कॉमन डिफरेंस में क्या डिफरेंस आएगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी D ही रहेगा। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं कि D प्लस माइनस K कर दो, कुछ नहीं करना, D का D ही रहेगा। अगर उसी संख्या से गुणा कर दूँ तो आपका कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर भाग दे दूँ तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए पॉइंट, इफ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP with कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, देन अगर आपने AP में क्या कर दिया, कोई नंबर जोड़ा या फिर कोई नंबर घटा दिया, दोनों ही कर सकते हो, इसलिए मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के अप टू AN प्लस माइनस के। ठीक, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, D ही रहेगा। CD इक्वल टू D ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी A1 के, A2 के, A3 के, ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो है आपका CD वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कॉमन डिफरेंस भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर A1 अपॉन में K हो गया, एक मिनट रुकिएगा, A1 अपॉन में K हो जाए, A2 अपॉन में K हो जाए, A3 अपॉन में K हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमने किसी एक नंबर से डिवाइड कर दी पूरी की पूरी AP को, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा, यानी D अपॉन में K उसका कॉमन डिफरेंस रह जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किसी AP में कोई नंबर जोड़ने घटाने से तो उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर गुणा कर रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस में भी गुणा हो जाएगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस में भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप 7th पॉइंट लिखेंगे कि आपके पास में कोई एक AP फर्स्ट थी, यानी कि पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके टर्म्स तो है A1, A2, A3 अप टू AN, और कोई दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी AP2 जो है उसके टर्म्स है मान लो B1, B2, B3 और अप टू BN। ठीक है, ये दो एपीआई दे रखी है आपको। आपने क्या करा, उन दोनों एपीओ को या तो इन दोनों एपी को आपस में माइनस कर दिया, यानी कि आपने ये कर दिया A1 प्लस माइनस B1 कर दिया, यानी या तो आपने माइनस कर दिया या प्लस कर दिया। अगर ऐसा आप करते हैं लास्ट टर्म तक तो
कॉमन डिफरेंस पर, इसका मान लो कॉमन डिफरेंस था D1, ठीक है। AP1 का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट है D1 और कॉमन डिफरेंस 2 जो है वो हो जाएगा D2। तो ये आपके पास में टर्म्स है क्या, A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2 अप टू AN प्लस माइनस BN। देन इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस माइनस D2। यानी आपने दो APO को जोड़ा तो उनका कॉमन डिफरेंस भी जुड़ेगा, अगर आपने उनको माइनस कर दिया तो उनका कॉमन डिफरेंस भी माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर बढ़े आगे की ओर, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट आता है पॉइंट 8 नंबर पर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से ट्रिक की तरह काम करेगा। ये जो इतने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, ये आपके ट्रिक्स है, ये कोई वो नहीं है कि हाँ ये आपको कोई रूल है या किसी बुक में मिलेंगे, ये ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएगी, ठीक। देखिए अगर आपके पास कोई AP है, इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D। समझ में आई बात। अगर आपके पास में एक AP है A1 A2 A3 AN पदों की और उसका कॉमन डिफरेंस अगर स्मॉल d है, और अगर इसमें से ऐसा कहा जाए कि आपने क्या करा, ऑड नंबर्स पर जो टर्म आ रही है ना, यानी A1 है A3 है A5 है अप टू AN तक के जो पद है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो इनका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2D। समझ में आई बात। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो एक आपके पास में AP है A1 A2 A3 AN तक, उसका कॉमन डिफरेंस तो है D। अब आपके पास में दूसरी एक AP आपने उसमें से निकाली और वो किस पदों से मिलकर बनी है, जो पद ऑड नंबर पर आ रहे थे, यानी 1 पर था, 3 पर था, 5th पोजीशन पर, फिर 7th पर थी, 9th पर, तो वो अगर आप एक AP बनाते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा 2D। और अगर आप लोग क्या करते हैं कि A4 से स्टार्ट करते हैं और A7 A10, यानी कि अगर आप कौन से पद लेते हैं, वे पद लेते हैं जिनमें 3-3 पदों का डिफरेंस आ रहा हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा 3D। मतलब देखो पहले हमने क्या करा, दो पदों का डिफरेंस, बीच में से एक एक संख्या हटाते हुए हमने ले ली। अगर भाई देखो AP क्या बना रहे थे, A1 लिया, फिर A3 लिया, A2 हटाया, A4 हटाया, A6 हटाया, तो हमने क्या करा, बीच में से दो पदों के बीच में से एक पद हटा करके हमने AP बनाई, तो उसका कॉमन डिफरेंस हो गया 2D। ऐसे ही अगर हमने दो दो पद हटा दिए, कितने पद, दो दो, देखो अब A2 हटा दिया, A3 हटा दिया, डायरेक्ट A1 लिया, फिर A4 लिया, फिर 5 6 हटाया, A7 लिया, तो दो दो पद अगर हटाए तो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3D। अब ऐसे ही अगर हम 4 पद हटा के करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 5D। देखा हमने, एक पद हटाया तो हमारे 2D है, दो पद हटाए तो हमारे 3D है, 3 पद हटाते तो हमारे आंसर होता 4, अगर हम 5 पद हटाते तो हमारा आंसर होता 6। यानी जितने पद हटा रहे हैं उससे एक ज़्यादा का नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है D के अंदर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये काम आएगा आपके आगे, ठीक। चलिए अब एक और जो है आप लोगों को मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, मतलब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन करना हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन 9th पॉइंट है आपका। 9th पॉइंट कहता है कि nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, nth ये एक तरह से फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज इक्वल टू होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
माइनस सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। ठीक है, तो ये Tn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है बेसिकली Sn माइनस Sn-1 होगा। बस आपको तो ये याद रखना है। समझ में आ गई बात? यानी अगर आपसे ऐसा बोल दे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स का ये है, और आपसे Tn बोले, तो आप वहाँ a और n और d और ये निकालने ना बैठे उसको सॉल्व कर करके, बल्कि ये ट्रिक यूज कर ले कि t उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ही क्या होगा, Tn होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके लिए ट्रिक की तरह ही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट 10th पॉइंट है आपका, उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट है जो आपका, ये बहुत ही अच्छा काम का है, क्योंकि आपको जो है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो है ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है और वहाँ हम जो है पूरा सॉल्व करने में एक आधा घंटा ख़राब करेंगे या फिर 10-15 मिनट तो पक्के ख़राब होते हैं। उसकी जगह हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको Sn जो दे रखा है वो इस फॉर्म में है, an² प्लस bn, Sn जो आपको दे रखा है वो इस फॉर्म में दे दिया, ऐसा दे दिया आपको। मतलब ऐसे दे दे आपको, अगर मान लो कि Sn इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। तो ऐसा आपको लिख करके वो देगा, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर Sn ऐसा दे दिया, देन सीक्वेंस विल बी AP, तो आपकी जो सीक्वेंस दे रखी है वो AP होगी। वो भी कैसी AP, विथ फर्स्ट टर्म A प्लस BD एंड कॉमन डिफरेंस इज 2a। समझ में आई बात? तो आपके पास में अगर Sn इक्वल टू an² प्लस bn आ रहा है, तो उसके अंदर फर्स्ट टर्म जो होगी उस AP की वो तो होगी a प्लस BD, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 2a। समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ कैसे काम आएगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्तों, ये एक और लास्ट पॉइंट है, 11वां याद आ रहा है, वो भी लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। कंफर्म ये लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें। अब देखो, पॉइंट ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, आप लिख लीजिए तो आपको समझ आएगा, बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस टर्म, sum of terms equidistance term, the beginning and end in an and एक मिनट and an AP is constant throughout AP and is equal to sum of फर्स्ट एंड लास्ट। कहने का मतलब है, ये पूरा जो रामायण लिखवाई ना कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस टर्म द बिगनिंग एंड एंड इन द AP इज कांस्टेंट थ्रू आउट AP एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसके कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आपको देखो AP दे दी जाए कैसी, A1 A2 A3 अप टू AN, ये एक आपको AP दे दी गई है, तो इसके अंदर आगे से यानी बिगनिंग से जो पद ले रहे हो
वही पद पीछे से भी, यानी आगे से आपने तीसरा पद मान लो ले लिया ए एन, तो पीछे से तीसरा पद ए एन कौन सा होगा, ए एन माइनस टू और ए एन माइनस वन, फिर ए एन, तो ये होगा ना ए एन माइनस टू। तो आगे से तीसरा पद, ये आगे से तीसरा है थर्ड टर्म, और ये पीछे से तीसरा है। तो आगे से तीसरा और पीछे से तीसरा पद दोनों अगर आप जोड़ते हैं तो उसका सम जो है वो इक्वल आएगा। आगे से पांचवा पद या चौथा पद, पीछे से चौथा पद, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर आगे से और पीछे से लिए गए पदों का योग जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट चलता है। कहने का मतलब केवल इतना है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि a3 प्लस ए एन माइनस टू इक्वल होगा, अगर हम आगे से लेते हैं चौथा पद तो a4 प्लस ए एन माइनस थ्री के। ऐसे ही अगर हम पहला ही पद ले लें a1, तो ये लास्ट पद यानी ए एन, इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ये बात मैंने आपको लिखवाई है। तो एपी के अंदर आप पीछे से पद लें चाहे आगे से पद लें, क्या होगा, सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट चलेगा। समझ में आ गई बात, कांस्टेंट चलेगा। क्या कांस्टेंट चलेगा, सम जो होगा वो कांस्टेंट ही चलेगा। अब इससे कैसा क्वेश्चन आता है, बस हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी लास्ट पॉइंट से देखो, अब यहाँ आप देखेंगे कि बारीकी से देखिए इसको, ये पॉइंट क्यों लिखवाया है, क्योंकि ये देखिए 3 प्लस एन माइनस टू, यानी ये वाले जो पद है ना, इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये देखो सभी जगह कांस्टेंट चलेगा। इसको जोड़ो, क्या आ रहा है 1 प्लस एन, इसको जोड़ो 4 माइनस थ्री 1 प्लस एन, इसको जोड़ो 1 प्लस एन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनके सफिक्स में जो नंबर लिखे रहेंगे नीचे, उनका सम हमेशा कांस्टेंट चलना चाहिए, तभी तो उन पदों का भी सम जो है कांस्टेंट चलेगा। बात समझ में आई। और यही पॉइंट आप लोगों के अभी देखो क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अब आप करिए क्वेश्चन की शुरुआत, कॉपी में नोट डाउन करिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इफ a10 प्लस a15 इक्वल टू a17 प्लस ak, देन फाइंड k। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि किसी AP का 10वां पद और 15वां पद जोड़ते हैं और किसी AP का 17वां और कोई एक केवा पद है वो जोड़ रहे हैं, तो उन दोनों का सम अगर इक्वल आ रहा है तो आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू क्या होगी, आप क्या करेंगे, इन टर्म्स को जोड़ेंगे, नीचे वाले टर्म्स का योग जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ जोड़ेंगे तो 10 प्लस 15 बराबर 17 प्लस k, ये हो जाएगा कितना 25 माइनस 17 बराबर k। तो k बराबर कितना आया, k बराबर आ गया 8। समझ में आई बात। तो बस यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अरे समझ में आया कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे करोगे आप, समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऐसे ही यहाँ एक और आप नोट डाउन करके पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए a10 प्लस a20 इक्वल टू a3 प्लस a5 प्लस a22 पॉसिबल है या नहीं है, तो आप ऐसे में क्या चेक करेंगे, ऐसा पूछा जाता है कि ये बताइए ये इक्वल हो सकता है या नहीं। दिस इज रॉन्ग और राइट, दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग, बिकॉज देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 22, ठीक है। तो कितना हुआ, ये देखो 30 इक्वल टू 30, सर 30 इक्वल टू 30 आ रहा है, देन वाई दिस इज रॉन्ग। बेटा ये फिर भी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इस तरफ है 2 टर्म्स
इधर है 3 टर्म्स। जबकि मैंने क्या बताया, 2 टर्म्स जोड़ रहे हो तो दोनों टर्म्स का ही ब्रैकेट नीचे वाला जो है इक्वल आ जाना चाहिए। इस तरफ 3 इस तरफ 2 ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं A5 A10 A15 इज इक्वल टू A3 A5 A22 देन दिस इज राइट। मतलब जितने पद आप जोड़ रहे हैं वो दोनों के दोनों पदों की संख्या सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई? तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ सिक्स्थ टर्म एंड 11th टर्म, यानी कि किसी एपी का छठा और 11वां पद ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली 17 and 32, फाइंड 20th टर्म। ठीक है, क्या पूछा? देखो भाई, आपको बोला है कि हमने एक आपको एपी दी। क्या दी? एपी। और उस एपी का छठा और 11वां पद जो है वो 17 और 32 है। ठीक है, मतलब छठा पद 17 है, 11वां पद 32 है। तो आपको बताना है कि इसका 20वां पद क्या होगा। क्या पूछा? इसका 20वां जो पद है वो क्या होगा। ठीक है भाई, 20वां पद पूछ रहा है तो हमें पहले 20वें पद के लिए क्या चाहिए? ए एन का फॉर्मूला क्या कहता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब मुझे चाहिए डी और ए। एन की वैल्यू तो 20 दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो एन है। ठीक है, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है। ये सब चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ। तो अब हम लिखेंगे पहले सिक्स्थ टर्म को। सिक्स्थ टर्म का मतलब A6। A6 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस एन यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? 17 के। ऐसे ही A11 अगर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं। पहली तो है, ये तो दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17, और इधर हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 32। इनका करेंगे 2 इक्वेशंस को। आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे? या तो आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल करके 17 माइनस 5D यहाँ पुट करो, या इन दोनों का माइनस कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस, ये करा माइनस। जैसे ही माइनस करा A तो बेचारा उड़ गया, बचा कुचा कितना आएगा इधर? माइनस 5D। इधर आ जाएगा माइनस में क्या? 17 माइनस 32, 17 दूनी 34 होता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको करेंगे काटा चाटी। 5 से ये कटेगा 3 टाइम्स, यानी D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में 3। एक चीज़ निकल चुकी है जो हमें निकालनी थी। अब इस 3 को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो A प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 17। ये क्या हो जाएगा? 5 या 15, 17 माइनस 15 2, तो A बराबर कितना आया? 2। ठीक है, n बराबर कितना है? 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है। तो अब A20th यानी A20 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19D। अब इसमें A और D की वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 3। कितना हो जाएगा? 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 57 यानी 57 और 2 59। तो
A20th क्या हो जाएगा 59। समझ में आ गई बात। A20th क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपको कैसे करना है दिख गया क्वेश्चन। चलो आगे चलो, और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी इफ A2 plus A5 minus A3 is equal to 10 and A2 plus A9 is equal to 17, then find first term and common difference। ठीक है, तो आपसे ऐसा कहा गया है कि एक AP है जिसमें कि ये कंडीशन है कि A2 प्लस A5 माइनस A3 बराबर 10 है और A2 प्लस A9 बराबर 17 है। तो आपको A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकाल कर बतानी है। ठीक है, हम क्या करेंगे A2 A5 A9 A3 इसको पूरा लिख देंगे। तो A2 यानी कि A प्लस n-1 यानी 2-1 यानी 1 इंटू D, तो A प्लस D हो जाएगा ये। तो A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D माइनस A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, जबकि ये आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा A माइनस का और माइनस का 2D बराबर कितना है 10। ठीक, अब यहाँ काटा छाटी मचाओ, ये A से A कटा। ठीक, और ये 4D माइनस 2D यानी कि 2D, तो 2D और ये 1 3D यानी A प्लस 3D बराबर आ गया 10। तो ये कौन सा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही A2 और A9 को लिख देंगे। तो A2 यानी कि A प्लस D, A9 का मतलब A प्लस 8D बराबर 17। ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 17। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को वैसे ही आप यहाँ से क्या करिए A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम जो A की अगर वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 10 माइनस 3D। इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो 2 इंटू 10 माइनस 3D प्लस 9D बराबर 17। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 6D प्लस 9D बराबर 17। ये हो जाएगा कितना 3D बराबर में 17 और ये माइनस का 20 यानी माइनस का 3, तो D बराबर आया माइनस का 1। D बराबर कितना आ जाएगा -1। इस D बराबर -1 को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो A फिर प्लस 3D की वैल्यू -1 बराबर 10। तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा तो 10 प्लस 3 13। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में 13 और D की वैल्यू आ गई -1। तो समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आगे हम करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको साथ ही साथ वीडियो को रोक करके आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मेरी ओर से कोई मना नहीं है, आप आराम से नोट्स बनाइए, तो आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP यानी कि इफ A इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म यानी AN इज इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ इज मतलब इसका सम ऑफ n टर्म्स जो है SN है वो कितना है दोस्तों 400, देन
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है सुन लीजिए, आराम से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि आपके पास में फर्स्ट टर्म एपी की दे रखी है, यानी पहला पद जो एपी का होगा वो आपको हमने दे दिया है, कितना है 5। फिर मैंने आपको लास्ट पद यानी अंतिम पद एपी का जो है वो 45 दे दिया है, और ये जितने भी पद है उनका सम जो है वो 400 दे दिया। अब मुझे आप बताइए कि n की वैल्यू कितनी है, यानी ये कितने पद है इस एपी के अंदर, एक तो ये बताइए, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताइए। आप लोगों को पता है दोस्तों एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या ये फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे? बिल्कुल बताया है। ठीक, तो आप इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। एस एन यानी कि 400, ये n/2, ए की वैल्यू कितनी है 5, ए एन की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सीधा सा n बराबर कितना हो जाएगा 800/50। कैसे? 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 45 प्लस 50 का डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 और ये 5 अंक 30। n बराबर कितना हो गया 16, यानी कि इस एपी के अंदर कितने पद हैं? 16 पद हैं। ठीक, अब आपको निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर वैल्यू पुट करो। ए एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 15 इंटू डी आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा? अरे 45 माइनस 5 40/15 बराबर डी। इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और ये 5 तिया 15 बराबर आ गया डी। लो भाई देखो, 2 ही फॉर्मूले यूज हुए और ये क्वेश्चन हो गया। अब इस जिसको भी ये फॉर्मूला पता नहीं है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, वो क्या करेगा? वो यहाँ ये गलती करेगा कि सबसे पहले तो ए एन को ये लिख देगा, फिर यहाँ से जो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें a की वैल्यू पुट करेगा। फिर यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक यहाँ से इक्वेशन आएगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेगा और n और d की वैल्यू निकालेगा। भाई साहब सोचो कितना बड़ा जाएगा। इतना बड़ा करने का टाइम होता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास में। इतना ज़्यादा टाइम होता अगर तो हम तो भाई साहब फिर तो कुछ भी कर लेते। इसीलिए कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले बुलंद रखिए। आप लोगों को अपने दिमाग में ये फिट करके रखना है कि मुझे इस बार सेकंड ग्रेड मैथ से सिलेक्ट होकर के दिखाना है, और मुझे जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं लोग या जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्हें मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के सीने को जो है गर्व से फुलाने के लिए मेहनत करनी है, किसी और के लिए नहीं कि यार मुझे जो है पैसा मिलेगा वो मिलेगा। अरे वो सब तो बाद में भी मिल जाता है, और आप पैसा तो दूसरे तरीकों से भी कमा सकते हो, लेकिन जो एक सरकारी पद का आपके ऊपर एक जो टैग लगता है ना, वो आपके जिंदगी में आपको जो खुशी देगा वो खुशी और कोई चीज़ नहीं दे सकती। आपके पेरेंट्स को आप कितना ही पैसा कमाएं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे तभी खुश होते हैं जब आप एक सरकारी पद पर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स की इच्छा ही ये होती है कि बस हमारा बेटा सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो फिर सरकारी नौकरी में चपरासी के पद पर ही क्यों ना हो, उन्हें फिर भी गर्व महसूस होता है। तो आपको ये कार्य करके दिखाना है, अपने माता पिता के सीने को गर्व से भरना है, और वो जहाँ भी जाए वो ये कह सके कि ये मेरा बेटा है, वो आज वहाँ पोस्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 5th। तो क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP is 27 and sum of their squares is 293. Find टर्म्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में कोई एपी है, उस एपी के पहले 3 पदों का जो योग है वो तो है 27, और उन्हीं 3 पदों का अगर हम स्क्वायर कर दें यानी वर्ग कर दें और फिर जोड़ें तो उसी 3 ही पदों के वर्ग का जो योग है वो है 293। तो आप लोगों को वो तीनों पद क्या है ये बताना है। आप लोगों को अभी वीडियो स्टार्टिंग में ही जो इम्पोर्टेंट 11 पॉइंट लिखवाए उसके अंदर मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि अगर आपसे एपी में फर्स्ट 3 टर्म्स चॉइस करने को बोले, आप फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो आप कौन से 3 पद लेंगे, तो आप 3 पद लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो बिल्कुल यही 3 पद लीजिए। अब इन तीनों पदों का योग करिए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तीनों पदों का योग कितना, 27। काटा छाटी मचाओ, ये d से d कट गया। देखो 3a बराबर कितना आया, 27। a बराबर कितना आया, 9। क्या अब समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था कि AP के अगर 3 पदों की बात करें तो आप ये 3 पद ही लेना, क्योंकि यहाँ d से d कट जाता है और a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। समझ में आई बात। और AP के अंदर किन्हीं भी पदों को निकालना है तो हमारे पास केवल a और d होना चाहिए। a आ चुका है, अब हमें निकालना है d। d के लिए दूसरी कंडीशन क्या दी है इसने कि उसके स्क्वायर्स का सम। तो आप क्या करेंगे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर कितना है, 293। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर आप केवल जो है इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कटेगा सब कुछ। a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू में 293। काटा पाटी मचाओ, ये कट ये कट, क्या बचा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी प्लस का 2d स्क्वायर बराबर 293। ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास में, तो a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 27, और 27 9 का स्क्वायर 81, और 81 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। तो यहाँ से 2d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 293 माइनस 243 कितना आ रहा है दोस्तों, अरे 50, और ये 2 से और कटेगा तो d स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो d बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। समझ में आई बात। यानी कि d जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। a आ गया है 9। अब हमें ये तीनों पद लिखने हैं, तो ये आ गया ना, यही तो 3 पद लिखने हैं, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास AP आ जाएगी, और वो 3 पद हम पुट करते हैं। तो पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह रखेंगे 9। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहीं लिखता हूँ नीचे। तो क्या हो जाएगा 9, फिर अब मैं पहले ले रहा हूँ +5, तो यहाँ हो जाएगा -5, फिर ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 + 5। अगर मैं माइनस का 5 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 9 माइनस +5, फिर ये 9, फिर ये 9 -
5। तो ए पी क्या आ जाएगी, यहाँ तो जो ए पी आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 4, 9 और 13 नहीं 14। क्या आ जाएगी, 4, 9 और 14। और अगर मैं ये वाली लेता हूँ तो आ जाएगी 14, 9 और 4। यानी कि ये तो है इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग ए पी, आई ए पी। ये क्या है, डी ए पी, यानी डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात। तो ये 3 पद से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों प्रकार की एपी बना सकते थे। समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए, आप लोगों को अब पता चल रहा होगा मेरे हिसाब से तो कि कैसे जो है आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। और आप टॉपिक मतलब क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन एन एपी if TP is equal to Q, TP is equal to Q and TQ is equal to P, then find rth term। ठीक है, यानी कि आपके पास में भाई एक एपी है जिसके अंदर टीपी पद, कोई एक पद है टीपी, उसकी वैल्यू तो कितनी है क्यू, और एक क्यू पद है जिसकी वैल्यू क्या है पी। मतलब पीवा पद जो है वो तो है क्यू और क्यूवा पद जो है वो है पी। आपसे पूछ रहा है आरवा पद क्या होगा। तो आप टीपी बराबर क्यू है, टीपी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस n-1 यानी p -1 इंटू डी बराबर हो गया क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला समीकरण। ऐसे ही हम लिख सकते हैं टी क्यू बराबर में पी, तो टी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर पी। ये कौन सा पद हो जाएगा, दूसरा। ठीक, अब इन दोनों पदों का ही हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो इन दोनों पदों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर पी। इसको कर दो माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, काटा पीटी, ये कट गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, p -1 इंटू डी माइनस क्यू -1 इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी। यहाँ से आप ले लेंगे d कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा q माइनस पी अपॉन में ये पूरा का पूरा लिखेंगे p -1 माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर हो गया है q माइनस पी अपॉन में, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी बन जाता है q माइनस पी। अब ये क्या हो जाएगा, q माइनस पी कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का 1। तो d यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो तो आ गया है कितना, -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1। अब मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आर्थ टर्म के लिए क्या चाहिए, a और d। a तो हमें निकालना है। अब ये जो d की वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो पुट d इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू p, फिर ये माइनस का 1 है तो माइनस इधर आएगा, नहीं इधर में चला जाएगा, तो ये प्लस ये बन जाएगा। तो a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू आ गई -1। a r की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगी, a प्लस r -1 इंटू डी। ये यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू p प्लस क्यू -1 प्लस r -1 और ये -1, क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1, फिर ये माइनस का r, ये प्लस का 1। ठीक है, ये कट, तो
ए आर बराबर हो जाएगा पी क्यू माइनस आर। तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगी, P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और एपी से संबंधित जो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दूंगा उसमें भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों के जो है बेनिफिट हो जाएगा और आप लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को बस केवल क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें अगर इसके संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं होते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उस पर सेंड कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों, आज ये हमारा जो एपी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जीपी के साथ में, और फिर ऐसे ही एचपी के साथ, और ऐसे ही आपका अलजेब्रा टॉपिक जैसा कि है वो सभी उसके टॉपिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे कैलकुलस की और फिर ग्रेजुएशन की और भी हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।